इंडियन एक्सप्रेस के यूट्यूब वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अरुण जेटली जी के तीसरे बजट पर, जिन्होंने आज काफ़ी लोकप्रिय बजट पेश किया है। उसका पूरा फोकस किसानों पर लगता है। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं जनसत्ता.com के एडिटर मिस्टर विजय झा। तो विजय जी, ये बताइए कि इस बजट के आपको सबसे अहम बिंदु क्या लगते हैं जो कि किसानों के हित में है? बजट में जो सबसे बड़ी बात ये इस बार लग रही है वो ये कि मिडिल क्लास को सरकार ने थोड़ा इस बार ध्यान नहीं देकर किसानों पर फोकस किया है और गांव की ओर ज़्यादा ध्यान है सरकार का इस बार। शहरी मध्य वर्ग जिसके आधार पर ये वोट पाकर सत्ता में आई थी भाजपा, अब तीसरे बजट में उसको उन्होंने थोड़ा दरकिनार किया है। जो सबसे प्लस पॉइंट है इस बजट का वो यही है और शायद सबसे माइनस भी यही है। और इसका एक और जो बजट का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि 1,40,000 करोड़ एनपीए सरकार के पास, सरकार के बैंकों का पैसा ऐसा है जो कि वसूल नहीं हो पा रहा है। इसकी वसूली का इस बजट में कोई भी ठोस उपाय सरकार ने पेश नहीं किया है, जबकि ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर बैंकों को, सरकारी बैंकों को ये पैसा वापस करना पड़े तो उनकी पूरी 1/3 जमा पूंजी इस वसूली में गायब हो सकती है। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसे लगता है बहुत ही लाइटली सरकार ने लिया है। किसानों के लिए आप इस बजट को कैसे मानते हैं? कितने फ़ायदेमंद रहेगा? क्या अगले 5 सालों में किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात कही गई है बजट में? इससे एक दिन पहले मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा था कि 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ये वादा पूरा कर पाएगी? और अगर कर पाएगी तो कैसे ये मुमकिन होगा? बजट के जो प्रावधान है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि किसानों की आमदनी 5 साल में दोगुनी हो जाए। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि सरकार ने इस बार गांव को फोकस किया है और किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करने की योजना बनाई है। तो अगर इसका अमल सही ढंग से हुआ तो किसानों को फ़ायदा इसका मिल सकता है। लेकिन जिस तरह की योजना पेश की गई है वो लगता नहीं कि 1 साल में बहुत हद तक इसमें अमल की ओर सरकार बढ़ पाएगी और किसानों को वाकई इसका फ़ायदा मिलेगा जितना कि सरकार कर रही है। इस पूरे बजट में विजय जी समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान कही थी और किसानों पर बहुत फोकस था इस बजट में, लेकिन समर्थन मूल्य को लेकर अरुण जेटली ने अभी तक कोई बात नहीं कही। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, समर्थन मूल्य के मुद्दे को मोदी सरकार जिक्र ही नहीं करना चाहती? नहीं, समर्थन मूल्य का जो मुद्दा है वो बजट में मुख्य रूप से घोषित करने लगे मुद्दा है भी नहीं। ये तो जिस समय जिस फसल का मौसम होता है उस समय सरकार अपनी ओर से अनाउंस करती है। तो समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं किया जाना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है इस बजट। समर्थन मूल्य का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने एकदम से उसको दोगुना करने की बात कही थी। तो ऐसे में समझा जा रहा था कि बजट में शायद इसके बारे में कुछ अलग से प्रावधान किया जाना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, समर्थन मूल्य मुझे लगता है कि वही जब फसल का मौसम आने के बाद सरकार इस बारे में निर्णय लेगी और इस वजह से बजट में अभी वो प्रासंगिक भी नहीं था बहुत ज़्यादा, इस वजह से उसका जिक्र बजट में नहीं है। अच्छा, मिडिल क्लास के लिए आप किस तरह देखते हैं? कोई टैक्स को लेके बहुत ज़्यादा तो कोई घोषणाएं की नहीं गई, लेकिन 2 या 3 बेहतर घोषणाएँ जो मिडिल क्लास के लिए फ़ायदेमंद हो, खासतौर से टैक्स से जुड़ी हुई, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? इस बार सरकार ने मिडिल क्लास को पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ है और वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के बाद कह भी दिया कि मिडिल क्लास को सब्सिडी नहीं चाहिए, उसे सर्विस चाहिए। और तो उन्होंने साफ ही कर दिया कि उनका थीम जो इस बार था वो मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा राहत देने की बात उनके मन में थी नहीं। जो 2-3 बातें सरकार ने घोषित की हैं इस बजट में उसका भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। टैक्स को लेकर जो सरकार ने अनाउंस किया है, 2 अहम प्रावधान सरकार ने किए हैं। एक तो सेक्शन 80GG और 87A। तो इन दोनों प्रावधानों को अगर हम मिला दें तो कुल मिलाकर तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये की सालाना बचत एक टैक्स पेयर की होगी। एक तो जो 2 मुख्य घोषणाएं हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनकी आमदनी सालाना 5 लाख रुपए तक ही है। और तीसरा जो एक सर्विस क्लास के लिए या मिडिल क्लास के लिए कहें, इन्होंने होम लोन पर 50,000 रुपये अतिरिक्त ब्याज छूट का अनाउंस किया है। तो इन तीनों को मिलाकर कुल फ़ायदा जो है एक आदमी को करीब 4,500 रुपये का होगा। इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं टैक्स में।
तो मिडिल क्लास के लिए जितना है नहीं फ़ायदा, उतना उनको लॉस दिया गया। छोटी गाड़ियाँ महंगी कर दी गई, और यहाँ तक कि जो अब पीएफ से पैसा अगर आप निकालेंगे तो उसमें आपको 60% पैसे पर टैक्स देना पड़ेगा। अब तक ये टैक्स नहीं लिया जाता था, अब तक कंप्लीट ये टैक्स से एग्जम्प्टेड था, लेकिन अब सिर्फ 40% को एग्जम्प्टेड रखा और 60% पर सरकार अब टैक्स वसूलेगी। तो मिडिल क्लास के लिए इस बार कुछ है नहीं इस बजट में। खासतौर से जो दो टैक्स में जो थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सॉफ्ट स्टांस लिया है, उस पर आपको कैसे, दर्शकों को आप बताइए कि वो कैसे फ़ायदा ले सकते हैं उससे। 50,000 की जो अतिरिक्त ब्याज दर की छूट दी गई, ब्याज पे छूट दी गई है, उससे कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है। और जो दूसरा फैसला ATGG वाला, टैक्स से संबंधित दो अहम घोषणाएं हैं। एक तो सेक्शन 87A के तहत सरकार ने 5 लाख रुपए तक सालाना इनकम वालों को टैक्स एग्जम्पशन की सीमा 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी है। तो एक ये है। दूसरा, जिनको HRA नहीं मिलता है और जो खुद के मकान में नहीं रहते हैं, मतलब किराए के मकान पर रहते हैं, उनको एक फ़ायदा ये दिया गया है कि उनको 24,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 60,000 रुपये सालाना का एग्जम्पशन दिया गया है। तो ये दो ही फ़ायदे छोटे टैक्स पेयर्स को इस बजट में दिए गए हैं टैक्स से संबंधित। बजट के कुछ 2 या 3 खास बिंदु पे आप अगर गौर कर पाए। इस बार एक जैसे कि देश की जनता सौगात के तौर पर देखे कि हाँ कुछ अच्छा इस बार हुआ है। सौगात तो वैसा कुछ नहीं लग रहा है जो देश की जनता को सीधा इसका असर तुरंत देखने को मिले और उसे लगे कि नहीं, मुझे ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल गया तुरंत। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है जो स्टार्टअप के लिए इस बजट में ज़्यादा फ़ायदे वाली बात की गई है। स्टार्टअप कंपनियों को थोड़ी छूट दी गई है, 5 में से 3 साल उन्हें टैक्स हॉलिडे मिलेगा। तो इससे हो सकता है स्टार्टअप और आगे बढ़े, और स्टार्टअप आगे बढ़ेगा तो शायद नौकरियां लोगों को मिलने में सुविधा होंगी। तो ये युवाओं के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। इस बजट में खास तौर से किसानों के लिए जितना ध्यान दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी आमदनी को लेकर वित्त मंत्री ने बड़े बड़े दावे किए हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं इस बजट के? आपको क्या लगता है? ये मुझे लगता है कि बजट पूरी तरह से राजनीति को ही ध्यान में रखकर बनाया ही गया है, और अगले साल जो चुनाव होने हैं जिन राज्यों में, उनमें पश्चिम बंगाल और पंजाब बहुत अहम राज्य है सरकार के लिए, भाजपा के लिए। और इन दोनों ही राज्यों में देखा जाए तो किसान और मजदूर ये एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं चुनाव में। तो इस लिहाज से जो सरकार ने किसान और 5 लाख रुपए से कम आमदनी वालों तक के लिए जो कुछ रियायतें घोषित की हैं, तो मुझे लगता है कि ये सोचकर ही घोषित किया गया है। और केंद्र सरकार इस वजह से भी तैयार कर रही है अपने आप को कि 2019 में जब चुनाव हो तो केंद्र में भी उसे इसका फ़ायदा मिले। और यही कारण है कि इस तीसरे बजट में उसने मिडिल क्लास को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। आने वाले जो 2 बजट होंगे इस सरकार के, उसमें उसको मौका मिलेगा मध्य वर्ग को खुश करने का, और फिर इसका राजनीतिक फ़ायदा वो वहाँ पर ले पाएगी 2019 के चुनाव। आपको लगता है कि इस बजट से तात्कालिक चुनावी फ़ायदा NDA सरकार को मिल सकता है या मिलने की संभावना है? कोशिश तो सरकार ने यही की है बजट बनाते समय, मुझे लगता है ऐसा। आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।